नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी राजपाल स्वागत करता हूं मेरे सभी नौजवान और विद्वान साथियों का। सभी साथी लाइव जुड़ जाएं। साथियों, आज अपनी जो क्लास होने वाली है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। वैसे तो देखो, अलग अलग जीके हमने पढ़ा है, उसमें ये कंप्लीट हो चुका है टॉपिक। राजस्थान के दुर्ग और किले पढ़े थे हमने कला और संस्कृति में, उसमें भी कंप्लीट हो चुका है। फिर भी हम अलग से पढ़ रहे हैं और भी, ताकि और भी आपका जीके वो स्ट्रांग हो सके, मजबूत हो सके। वैसे अलग आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगा। राजस्थान के प्रमुख साके, आज अपना जो टॉपिक है वो है भाई साके। अब जो मेरे युवा साथी है, बीएसटीसी पीटीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको पता नहीं भाई साका होता है क्या है? ऐसी घटना होती है साथियों, साका, जिसमें जोर, अब कईयों को पता नहीं जोर क्या होता है? जोर और केसरिया दोनों साथ में होता है, उस घटना को साका बोला जाता है। क्या होता है ऐसी घटना जिसमें जोर और केसरिया दोनों हो, उसे साका बोलते हैं। अब जोर क्या होता है और केसरिया क्या होता है? जब युद्ध होता था, है, जब कोई आक्रमणकारी बाहर से आक्रमण करता, तो पुरुष क्या करते थे? अरे क्षत्रिय वीर लड़ाई करते थे, युद्ध करते थे, और एक केसरिया वस्त्र बांधते थे अपने माथे पर, अंतिम युद्ध करने के लिए निकल जाते थे कि भाई अब तो वापस आने की कोई संभावना नहीं है, या तो मार देंगे या मर जाएंगे, यानी पूरे सारे रास्ते खत्म हो चुके हैं। तो वो अंतिम घड़ी, अंतिम निर्णायक घड़ी आती थी जब केसरिया वस्त्र धारण करते थे और युद्ध करते हुए शहीद हो जाते थे राजपूत क्षत्रिय वीर। तो वो तो हो गया केसरिया। अब मान लो कि युद्ध करते हुए क्षत्रिय वीर मारे गए, तो पीछे से क्या होता है, तो महिलाएं बच जाती थी। पीछे मेल के अंदर क्या, दुर्ग के अंदर शत्रु घुसेगा, अरे भाई शत्रु का यही उद्देश्य था, आक्रमण क्यों करता था? वहां पर अधिकार करने के लिए। तो शत्रु दुर्ग के अंदर आएगा, फिर मेल के अंदर आएगा, मेल अंदर बनाए जाते थे दुर्ग में सुरक्षा की दृष्टि से। तो अंदर आएगा तो फिर महिलाएं क्या करती थी? महिलाओं के साथ में छेड़खानी होगी, है ना? तो अपनी इज्जत को बचाने के लिए महिलाएं एक चिता जलाती थी, लकड़ियां वगैरह डालकर, उसमें घी वगैरह डाला जाता था, और क्षत्रिय जो राजपूत महिलाएं वगैरह थी, वो उस आग के अंदर कूदकर आत्महत्या कर लेती थी। उसे बोलते हैं जोहर। केसरी और जोहर दोनों घटना एक साथ होती है, उसे साका बोला जाता है। अब देखो, पढ़ते हैं भारत पर तुर्कों। भारत में तुर्कों के आक्रमण 8वीं शताब्दी से प्राप्त हो गए, शुरू हो गए, प्रारंभ हो गए। 8वीं शताब्दी स्टार्ट हुई, तभी से उनके आक्रमण है वो शुरू हो जाते हैं भारत के अंदर। इन आक्रमणों का प्रारंभ है वो 717 ईस्वी में, जो मोहम्मद बिन कासिम के साथ हुआ। सबसे पहले भारत पर जो आक्रमण किया था तुर्कों में, वो किया था 717 ईस्वी में, मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। ये भी आता है एग्जाम में। मोहम्मद बिन कासिम ने 717 ईस्वी में पंजाब के राजा दाहिर को युद्ध में पराजित किया। पंजाब पर आक्रमण किया, उसमें यहाँ का शासक कौन था? दाहिर था। और उसकी पत्नी रानीवती ने यहाँ पर जोर किया था। दाहिर की पत्नी थी रानीवती, जिसने जोर किया। ये भारत का प्रथम जोर कहलाता है। ये भारत में सबसे पहले जोर हुआ था, या जोर हुआ था, ये केसरिया हुआ था, और ये साका हुआ था। ये भारत का प्रथम 717 ईस्वी में, जब मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया था पंजाब के राजा दाहिर के ऊपर। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पर और लिख लो थोड़ा। केसरिया क्या है? राजपूत योद्धा पराजय की स्थिति में शत्रु पर केसरिया सापा वस्त्र धारण कर टूट पड़ते थे और अपनी मातृभूमि की रक्षा हेतु शहीद हो जाते थे। ये केसरिया, ये करना केसरिया कहलाता है। ठीक है, ये केसरिया करना कहलाता था। ये हो गया आपका केसरिया। ठीक है, उतारो एक बार जल्दी से। वैसे ऐप के अंदर पूरी पीडीएफ इसकी मिल जाएगी आपको। अब देखो, एक अर्ध शाखा भी होता है। अर्ध शाखा क्या होता है? आधा शाखा, पूरा नहीं होता है। या तो केसरिया नहीं होगा या जोड़ नहीं होगा। ऐसी घटना मान लो हो गई तो। ऐसी भी हुआ था, है ना, जैसलमेर में हुआ था, आपको पता है। यदि किसी बुद्ध में नहीं, युद्ध में, किसी युद्ध में केसरिया तो हुआ है, यानी कि पुरुष क्या किया? पुरुषों ने केसरिया वस्त्र धारण किया, युद्ध किया, और पुरुष तो शहीद हो गए, पीछे महिलाएं बच गई, लेकिन महिलाएं जोर नहीं कर सकी, है ना। तो जोर नहीं हुआ हो तो इसे अर्ध शाखा कहते हैं। ठीक है, जोहर प्रथा। जोहर प्रथा क्या है? जब शत्रुओं के आक्रमण के समय राजपूत योद्धाओं के युद्ध से जीवित लौटने की कोई आशा ही नहीं रहती थी, और न उनके दुर्ग का दुश्मन के हाथ से बचना संभव होता था, तो उस दशा में किले की स्त्रियों द्वारा सामूहिक रूप से एक साथ में अपने धर्म और आत्मसम्मान की रक्षा हेतु अग्निदाह, आग के अंदर कूद जाती थी। करके करने की जो प्रथा है, ये जोहर कहलाती है। तो महिलाएं आग के अंदर कूदकर आत्महत्या कर लेती थी। अब देखो, साका यही हो गया, जब दुश्मन द्वारा किसी राजपूत दुर्ग पर आक्रमण किया जाता है। राजपूत नहीं, चाहे कोई भी दुर्ग हो, है ना, तो राजपूत योद्धा केसरिया धारण करते थे, तथा राजपूत जो वीरांगना है, जो महिलाएं हैं, वो जोर वर्त करती थी। वह साका, यह पूरी घटना साका कहलाता है। इन दोनों क्रियाओं में यदि कोई एक क्रिया नहीं होती है तो ये अर्ध शाखा कहलाता है। दोनों में मतलब या तो केसरिया या जोर, दोनों में से एक घटना नहीं होती है।
या तो जोर हो जाता है या केसरिया हो जाता है। तो ये इनमें में से एक यदि काम होता है तो वो आधा हो गया, आधा काम हुआ तो अर्धशाखा हो गया, है ना। उतारो। पूछा जाता है भाई अर्धशाखा कब और कहां पर हुआ था। तो ये जैसलमेर में ऐसी घटना घटित हो गई थी। उतारो एक बार, फिर हम आगे रुक करते हैं। हाँ तो ध्यान रख लेना साथियों, जैसलमेर में ढाई अढ़ाई आधा, है ना। दो अढ़ाई का मतलब क्या हो गया, दो और आधा, यानी दो तो पूर्णतः साके हुए थे और एक आधा साका हुआ था, अढ़ाई साके, है ना। हाँ, सिवाना में दो ही हुए थे, सिवाना दुर्ग में दो साके, जालोर में एक ही हुआ था, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में तीन साके हुए थे, गागरोन दुर्ग झालावाड़ में ना वहां पर दो ही हुए थे, रणथंभौर व सवाई माधोपुर में एक एक साका हुआ था। रणथंभौर एक ही है, रणथंभौर का दुर्ग सवाई माधोपुर में ही है, ठीक है ना। हाँ, तो जैसलमेर दुर्ग जहाँ पर अढ़ाई साके हुए, यानी कि अढ़ाई साका, दो साका पूरा और एक आधा साका हुआ था। शिवाना दुर्ग कहाँ पर है, मारवाड़ के शासकों की संकटकालीन राजधानी बाड़मेर में है, यहाँ पर दो ही हुए थे। जालोर में एक हुआ था। जालोर दुर्ग को सिवाना दुर्ग की चाबी या कुंजी कहा जाता है। इस दुर्ग को जीतने से पहले इसको जीतना जरूरी है, इसको जीतने से पहले इसको जरूरी है, इसलिए दोनों पर आक्रमण हुआ 1308 और 1311 में अलाउद्दीन खिलजी जब आया था। देखो जब अलाउद्दीन खिलजी आया था ना राजस्थान में सेना लेकर 1301 में, तो सबसे ज्यादा साके राजस्थान में उसी समय हुआ था, है ना। क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने लगभग जो बड़ी बड़ी रियासतें थी सबको लूटा था, सभी जगह आक्रमण किया और अधिकार किया था। राजपुताना में हुए साकू में सर्वाधिक दिल्ली सल्तनत के शासक अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध संघर्ष के दौरान हुए थे। ये अलाउद्दीन खिलजी इसने क्या कर दी रहा है, हालत खराब कर दी, सभी शासकों के नाक में दम कर दिया था। अब देखो सबसे पहले हेडिंग डालो रहे रणथंबोर के प्रमुख साके, रणथंबोर का साका, ठीक है। प्रथम साका एक ही हुआ था, प्रथम साका 1301 में, ये राजस्थान का इस समय का राजस्थान का सबसे पहला साका यही हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी उधर से फौज लेकर आता है, दिल्ली का सुल्तान, ठीक है। तेरह इससे पहले जलालुद्दीन खिलजी भी आता है, लेकिन उसको सफलता नहीं मिलती है। जलालुद्दीन खिलजी दो बार आक्रमण करता है और जब इस दुर्ग को जीत नहीं पाता है, रणथंबोर का दुर्ग साथियों सवाई माधोपुर में ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ है, चारों तरफ पहाड़ियां हैं और चारों तरफ जंगली जंगल है, कंटीली झाड़ियां हैं। शत्रु एक बार पास चला जाएगा ना फिर भी उसको पता नहीं चलेगा कि यहाँ पर दुर्ग है, ठीक है। हाँ, इसलिए जलालुद्दीन खिलजी इसको जीत नहीं पाया, परेशान हो गया, दो बार सेना लेकर आया तो बाद में बोलता है कि मैं ऐसे 100 दुर्गों को मुसलमानों की एक दाढ़ी के बाल के बराबर भी नहीं समझता, तो ऐसा उसने बोला था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 में आक्रमण किया। इस दौरान राणा हमीर यहाँ के शासक थे, कौन थे, राणा नहीं राजा हमीर, यहाँ के राणा तो मेवाड़ वाले शासकों को बोलते हैं, है ना। तो यहाँ के जो शासक है वो राजा हमीर थे। ये वीर गति को प्राप्त होते हैं, युद्ध करते हुए शहीद हो जाते हैं, हम इतिहास में पूरा पढ़ चुके हैं, रणथंबोर का इतिहास हमने पढ़ा था, जबरदस्त युद्ध हुआ था। और इनकी रानी रंग देवी ने यहाँ पर, रंगा देवी या रंग देवी ने जोहर किया, ये जल जोहर है साथियों, यानी कि इतना टाइम नहीं मिला था कि भाई आग जलाएं, है ना, लकड़ियों को जलाएं, टाइम नहीं मिला। तो फिर अपने स्वाभिमान को सेना अंदर आ चुकी थी, सैनिक अंदर प्रवेश कर चुके थे गुप्त रास्तों से। अचानक पता चला कि सैनिक की गुप्त जो दुर्ग के रास्ते हैं उसे अंदर आ चुके हैं। फिर यहाँ पर क्षत्रिय वीर लड़ाई करते हैं जल्दीबाजी में और सब मारे जाते हैं, है ना। अलाउद्दीन खिलजी की सैनिकों की यहाँ पर विजय होती है। और उसके बाद में जब रानियों को पता चलता है, जब सैनिक महल की ओर बढ़ रहे थे तो वहीं पर एक पद्म तालाब था,
ठीक है ना, पद्मा तालाब। तो इसमें ये रानियां कूद जाती है तालाब के अंदर पानी में और मर जाती है, आत्महत्या कर लेती है। राजस्थान का ये प्रथम शाखा माना जाता है, ये ध्यान रख लेना। तो यही पूछा गया कब हुआ, आक्रमणकारी कौन था, है यहाँ पर केसरिया धारण किसने किया, शासक कौन था और जोर किसने किया। ठीक है, ये ध्यान रख लेना। तो ये प्रथम जल जोहर भी था, ये भी ध्यान रख लेना, एकमात्र जल जोहर हुआ था ये। कौन सा था, जल जोहर, पद्मा तालाब में ना, ये तालाब था। और इन तालाबों में भी आप सभी को पता है उस समय क्या हुआ था, इनके जो सेनापति थे वो अलाउद्दीन खिलजी से मिल जाते हैं, है ना, दुर्ग के गुप्त रास्ते बता देते हैं, धोखाधड़ी होती है यहाँ पर। हम राजा अमीर को हटी राजा भी कहा जाता है, हट कर ली थी कि यार नहीं, अलाउद्दीन जब जीत नहीं पाया, 1300 में आ गया था अलाउद्दीन खिलजी, 1 साल तक घेरा डाला रखा, है ना, घेराबंदी रही थी दुर्ग की। अलाउद्दीन की ये राजा हमीर नहीं माना, फिर जाके लास्ट में इसके हमीर के जो सेनापति थे वो धोखाधड़ी कर लेते हैं, लालच में आकर अलाउद्दीन खिलजी से मिल जाते हैं, तो आप सभी ने पढ़ चुके हैं पहले। चलो, अब चित्तौड़ के साके पढ़ते हैं भाई, सबसे महत्वपूर्ण है चित्तौड़गढ़ दुर्ग के प्रमुख साके। चित्तौड़गढ़ में बहुत कुछ हुआ है, 3 साके हुए थे, है ना। हाँ, सबसे बड़ा साका यही हुआ था चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। प्रथम साका कब हुआ चित्तौड़ का, 1303 में। अलाउद्दीन खिलजी आया, 1301 में तो रणथंभौर पर आया, पर क्यों रहा, राघव चेतन था, आप सभी को पता है, राजा जो रतन सिंह थे मेवाड़ के शासक है, तो राघव चेतन जाता है अलाउद्दीन खिलजी के, कह रहा है यहाँ क्या कर रहे हो खिलजी साहब, मेवाड़ चलो, कि मेवाड़ में क्या है कि महारानी पद्मिनी है ना। तो रानी पद्मिनी को पाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी यहाँ से सेना लेकर फिर रवाना होता है चित्तौड़। 1 साल तक यहाँ पर भी घेराबंदी रहती है, साल भर के लिए, तो 1 2 3 साल का ये समय लग गया था। तो याद रख लेना, 1301 के बाद में 1 साल बीच में छोड़ दो, फिर 1303। रतन सिंह की पत्नी, रावल रतन सिंह की पत्नी रानी पद्मिनी के नेतृत्व में राज्य का दूसरा व चित्तौड़ का प्रथम, ये चित्तौड़ का प्रथम शाखा है और राजस्थान का दूसरा शाखा है। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के दौरान रानी पद्मिनी के नेतृत्व में महिलाओं ने जोर किया और रतन सिंह ने यहाँ पर राजपूत अन्य जो इसके सेनापति थे, गोरा और बादल, ये सेनापति थे उस युद्ध में, है ना, इन्होंने कैसे रिया किया। अलाउद्दीन का दरबारी कबीर अमीर खुसरो चित्तौड़गढ़ अभियान में सुल्तान के साथ में आया था। अमीर खुसरो का नाम कई बार मिलता है हमें इतिहास में पढ़ने को, ये अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी था, ये भी साथ में आया था, इसने सजीव पूरे युद्ध का वर्णन भी किया था, है ना, युद्ध कैसे हुआ क्या हुआ सारा। यहाँ पर भी धोखाधड़ी हुई थी, अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर भी धोखाधड़ी की थी, आपको पता है, हम पूरा पढ़ चुके हैं। अमीर खुसरो ने अपनी करती तारिक ए अलई या खजाई नुल फतू में इस आक्रमण का आंखों देखा विवरण प्रस्तुत किया। सारा का सारा युद्ध इसने देखा और सारी की सारी घटना इसमें लिखी थी, इसमें पूरा युद्ध का वर्णन हमें मिलता है। पहला ये उतारो प्रथम शाखा। अब साथियों उतारो भाई चित्तौड़ का दूसरा शाखा, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का द्वितीय शाखा। मेवाड़ में रतन सिंह द्वितीय की मृत्यु के बाद राणा सांगा का अल्पायु पुत्र, रतन सिंह की मृत्यु हो गई, उसके बाद में राणा महाराणा जो सांगा थे उनकी मृत्यु के बाद में उनका कम उम्र में पुत्र बनता है विक्रमादित्य। कौन था, विक्रमादित्य। ये मेवाड़ के सिंहासन पर बैठा, छोटा बच्चा था, किंतु वास्तविक जो शासन है ये बच्चा था। और यहाँ की जो पूरी वास्तविक जो शासन है उसकी माता कर्णवती, रानी कर्मावती, कर्णवती या कर्मावती भी नाम मिलता है कहीं ना, कर्मावती, ये कर रही थी, कर्मावती ये पूरा संभाल रही थी राजकार्य। उसी समय 1534 और 35 में गुजरात का सुल्तान था बहादुर शाह, इसने मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया। ये गुजरात पास में, ये मेवाड़ के, इनको पता चलता है बहादुर शाह को कि भाई यहाँ का शासक है वो बच्चा है, पूरा कार्यभार है वो एक महारानी संभाल रही है, आड़ी रानी कर्मावती महिला संभाल रही है, तो इसने आक्रमण कर दिया। ठीक है, उससे संघर्ष करते हुए सेनापति बाघ सिंह केसरिया करके लड़ा और मारा गया। यहाँ पर यह सवाल बनता है कि चित्तौड़ का दूसरा शाखा हुआ उस समय केसरिया धारण किसने किया, किसने किया रे, बाघ सिंह जी ने किया था, ये सेनापति थे बाघ सिंह जी, इन्होंने केसरिया धारण किया। और सबसे बड़ा सवाल ये कि उस समय शासक कौन था। अब कई लोग सोचते हैं बाघ सिंह ने केसरिया धारण किया तो बाघ सिंह ही था, नहीं,
विक्रमादित्य था, वो छोटा बच्चा था, उसको ननियाल भेज दिया जाता है पहले, युद्ध होने से पहले, वो उसकी जान बच जाती है। ठीक है। बाघ सिंह केसरिया धारण करते हैं और मारे जाते हैं। और हाड़ी रानी कर्मावती ने जवार बाई विक्रमादित्य की पत्नी थी, ठीक है, वो बच्चा था, उसकी शादी हो गई थी बचपन में, और अन्य 13,000 महिलाओं ने जोर किया। अब आप सोच सकते हो 13,000 महिलाएं अग्निकुंड में एक साथ जल गई थी। कितनी? 13,000। ये देखो राजस्थान का नहीं, पूरे भारत का इतिहास का इस सबसे बड़ा राजस्थान के इतिहास का जोर था, जिसमें 13,000 महिलाओं ने किया था, है ना, अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए। ये आप ध्यान रखना साथियों। हाँ, उतारो एक बार। इस समय देखो हाड़ी रानी जो कर्मावती है, इसने उस समय देखो दिल्ली का सुल्तान था हुमायूं। कौन था? हुमायूं। हुमायूं को एक राखी भी भेजी थी। हुमायूं की इनके साथ में संधि थी, मैत्री संबंध थे, अच्छे संबंध थे मेवाड़ के साथ में। हुमायूं को सहायता भी भेजी थी। बोला जाता है कि हाड़ी रानी कर्मावती ने हुमायूं को राखी भेजी। राखी का मतलब क्या हुआ? सहायता मांगी थी कि भाई विक्रमादित्य ने उसने आक्रमण किया है, गुजरात के शासक ने, तो हमारी सहायता करो। लेकिन हुमायूं सहायता करने नहीं आता है। लेकिन बाद में कहते हैं हुमायूं आता भी है, 15-20 दिन, महीने भर बाद में आता है। तब तक पूरा काम सल्ट गो, देरी हो गई थी हुमायूं को। तीसरा साका 1567 और 68 में हुआ। पहला कब हुआ? 1303 में हुआ जीवड़ा। दूसरा कब हुआ? 1534-35। क्यों लिखा है? चित्तौड़ का दुर्ग है ना, उसको जीतना इतना आसान नहीं था। 34 में आया। कौन आया? साहब बहादुर शाह जी आया। ये देखो पहले भी आया था, ये पहले भी सेना लेकर आया था। हाड़ी रानी कर्मावती ने इसको कोकारा, कुछ ना चला जा वापस, क्यों परेशान कर रहा है? तो बोला कुछ लिए बिना तो जाऊंगा नहीं। तो इसको रणथंभौर का दुर्ग दे दिया। क्योंकि रणथंभौर का दुर्ग दे दिया तो ये रणथंभौर का दुर्ग लेके चला गया। लेकिन फिर इसकी लालसा और बढ़ गई, वापस आ गया ये तो 1-2 साल बाद। 1534 में आया और 35 में ये घटना हुई। ठीक है, ये ध्यान रखना। तीसरा साका 1567 और 68 में हुआ मेवाड़ का। उस समय उदय सिंह जी शासक थे, महाराणा प्रताप के पिताजी, है ना, उदय सिंह। तो इसके शासनकाल में जब मुगल बादशाह कौन था? अकबर था। अकबर देखो ये पूरे राजपुतानों को अपने अधिकार में लेना चाहता था। सभी जो राजा थे देसी, उन्होंने बिना लड़ाई अधीनता स्वीकार कर ली, है ना। राजपूत राजाओं ने हथियार डाल दिए। मेवाड़ के जो शासक थे, इन्होंने कभी इनकी गुलामी स्वीकार ही नहीं की। तो अकबर ने कहा यहाँ मान दो नहीं थे। अकबर ने बहुत प्रयास किया। जब ये नहीं माने तो अकबर विशाल 1 लाख की फौज लेकर यहाँ पर आता है। ठीक है। तो अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। तो यहाँ से देखो होता है क्या है, जब चित्तौड़ पर अकबर सेना लेकर आता है तो उदय सिंह जी और इसका पूरा परिवार, जितना भी उनका परिवार था, ये यहाँ से निकल जाते हैं। दुर्ग को छोड़कर ही निकल जाता है। करे जान बचाओ रे जीवड़ा, बचने की कोई संभावना नहीं थी, क्योंकि 15-20 हजार सैनिक थे, उधर 1 लाख की फौज, विशाल फौज थी, है ना। तोपों से गोले भी दाग रहा था अकबर। तो काफी समस्या पैदा हुई। तो उदय सिंह पहले ही चला जाता है यहाँ से छोड़कर दुर्ग को। तो उदय सिंह तो बच गया। अब पीछे जो सेना थी, जो सेनापति थे, वो यहाँ पर युद्ध करेंगे। देखो, तो किले की रक्षा करते हुए यहाँ पर किले की जो रक्षा की थी, यहाँ पर सेनापति बनाया गया जेमल मेड़तिया। जेमल राठौड़ और फतेह सिंह को, ये जेमल मेड़तिया है, राठौड़ नहीं है, ठीक है। जेमल मेड़तिया और फतेह सिंह सिसोदिया, ये यहाँ पर युद्ध करते हैं। हाँ, अकबर के पास में देखो एक बंदूक थी, संग्राम। अकबर की बंदूक का क्या नाम था, ये देखो पूछा जाता है। अकबर के पास में एक बंदूक थी, संग्राम। क्या नाम था? संग्राम। और अकबर के पास में एक हाथी भी था। क्या नाम था? यहाँ पर देखो ये ऐसा युद्ध था जहां पर अकबर खुद गया था। बाद में देखो आक्रमण और होता है, उस समय अकबर नहीं आया यहाँ पर। जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था ना, उस समय अंग्रेज अकबर का जो किला है अजमेर में, वहीं पर अकबर रुक जाता है। लेकिन यहाँ पर अकबर खुद आया था। अकबर के पास में जो बंदूक थी वो थी संग्राम। अकबर एक हाथी पर बैठ कर आया था। अकबर के हाथी का क्या नाम था जो हल्दी घाटी युद्ध में अकबर के पास में था, है ना, जिसने युद्ध लड़ा? हवाई। अकबर के हाथी का क्या नाम था पूछा जाता है। क्या नाम था? हवाई। और जो हल्दी घाटी युद्ध में जो अकबर का सेनापति था, मान सिंह, मान सिंह कछुआ। तो मान सिंह के हाथी का क्या नाम था? ये भी एग्जाम में पूछा गया है 2nd ग्रेड में, मर्दाना। मान सिंह के हाथी का क्या नाम था भाई? मर्दाना। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना। तो अकबर क्या करता है यहाँ पर देखो, इनको भी चित्तौड़ का दुर्ग है, इसको जीतना आसान तो था नहीं। इस दुर्ग की रक्षा कर रहे थे जेमल मेड़तिया और फतेह सिंह सिसोदिया। अब देखो दुर्ग के दरवाजे नहीं खोले गए। लगातार इधर से मुगल सेना डेरा डाली हुई है चारों तरफ। लगभग 6 महीने से 8 महीने तक फौज यहाँ पर चारों तरफ डेरा डाली रही। राशन सामग्री सारी बंद कर दी गई। तो अंदर राशन सामग्री भी समाप्त हो गई थी। फिर कहते हैं कि जेमल मेड़तिया ये शाम के टाइम में निरीक्षण कर रहे थे, ऊपर दुर्ग के ऊपर घूम रहे थे। तभी अकबर निशाना बांधता है अपनी संग्राम बंदूक से और गोली चलाता है। तो जेमल मेड़तिया के पैर में गोली लगती है। तो जेमल मेड़तिया फिर घायल हो जाते हैं।
ठीक है, फिर सेना का भी मनोबल टूटने लग जाता है, तो फिर दुर्ग के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और घमासान युद्ध होता है। हाँ, तो जयमल मेड़तिया फतेह सिंह सिसोदिया वीर गति को प्राप्त हुए। फतेह सिंह की, अब देखो यहाँ पर जोर किसने किया, क्योंकि उदय सिंह शासक थे, ये तो परिवार को लेकर यहाँ से निकल गया, तो फतेह सिंह की पत्नी फूल कंवर सहित किले की अन्य वीरांगनाओं ने जोर किया। जोर पूरा कमान किसने संभाली थी? फूल कंवर ने संभाली थी। ये ध्यान रख लेना, फतेह सिंह की पत्नी थी फूल कंवर, जिसने यहाँ पर जोर किया। तो ये चित्तौड़ का तीसरा शाखा। ये शाखा जयमल राठौड़, जयमल मेड़तिया और फत्ता सिसोदिया के पराक्रम और बलिदान के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर इन्होंने वीरता दिखाई थी युद्ध में। खतरनाक भयंकर युद्ध हुआ था, अकबर की हालत खराब कर दी थी। अकबर ने बाद में इनकी मूर्तियां वूर्तियां भी लगवाई थी, है ना। हाँ, काफी वीरता इन्होंने दिखाई। अब साथियों, आगे हम पढ़ेंगे सिवाना के प्रमुख साके। सिवाना कठे जीवड़ा, सिवाना दुर्ग है बाड़मेर में। मेवाड़ के शासकों की संकटकालीन राजधानी इसे कहा जाता है। जालोर दुर्ग की चाबिया कुंजी इसे कहा जाता है। प्रथम शाखा, जिस समय सिवाना पर सातल देव का शासन था, शीतल देव कोनी रहा, शीतल कोनी आ सातल देव जी, हा कौन हा? सातल देव। सातल देव चौहान शासक था उस समय सिवाना पर। अलाउद्दीन खिलजी, मैंने बोला रहा वो खिलजी कोई नहीं कौन छोड़िया। 1301, 1303 और अब 1308। अलाउद्दीन खिलजी आता है भाई, आक्रमण करता है 1308 में। ठीक है, और यहाँ पर साका होता है। वीर सातलदेव और सोमेश्वर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का प्रतिशोध यानी प्रतिरोध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। और शीतलदेव सातलदेव की पत्नी मेणा दे ने जोर किया। रानी मेणा दे ने कहीं करियो सा जोर करियो। इस विजय के बाद अलाउद्दीन खिलजी इस दुर्ग का नाम खैराबाद रखता है। तो तारिक ए फरिश्ता के लेखक है, फरिश्ता के अनुसार ये साका 1310 में हुआ था। ये ग्रंथ मिलता है भाई। पूछा जाए कि फरिश्ता के अनुसार सिवाना का साका कब हुआ, तो 1310 में हुआ था। और ऐसे इतिहासकार बताते हैं 1308 में, ज़्यादातर यही पूछा जाएगा। सीधा सवाल आए तो 1308, यदि फरिश्ते का नाम पूछ ले तो 1310 2 साल बढ़ा देना, क्योंकि 2 साल आगे चलता था। ठीक है, ये देखो शीतल देव सातल देव ये दोनों नाम ही मिलते हैं, है ना, अलग अलग, तो देख लेना आप जो भी आता है परीक्षा में। दूसरा शाखा कल्लाजी राठौड़ के शासनकाल में अकबर के आक्रमण के समय हुआ। ठीक है, जब मोटा राजा उदय सिंह ने अकबर की सहायता से वीर कल्ला राठौड़ पर आक्रमण कर उसे पराजित किया। यहाँ के स्वाभिमानी शासक वीर कल्ला राठौड़ ने भीषण प्रतिरोध, प्रतिरोध का मतलब क्या है, कोई युद्ध कर रहा है तो युद्ध करने आ रहा है तो उसे रोकना, है ना, प्रतिरोध करना, उसका बाधा बनना बीच में। तो युद्ध किया, युद्ध करते हुए वीर गति प्राप्त की और महिलाओं ने यहाँ पर जोहर किया। वीर कल्ला राठौड़ की वीरता और उनको प्राप्त सिद्धियों के कारण मेवाड़ में इन्हें लोक देवता का दर्जा दिया गया है। ये देखो लोक देवता है वीर कल्लाजी राठौड़। ठीक है, तो इन्होंने अकबर को रोका था, अकबर के साथ युद्ध हुआ था। बांसवाड़ा में वीर कल्लाजी राठौड़ के लगभग 200 मंदिर भी बने हुए हैं, लोक देवता के रूप में इनको पूजा जाता है। वीर कल्लाजी राठौड़ की पीठ नरेना चित्तौड़गढ़ में है। पीठ कहाँ पर है इनकी? नरेना चित्तौड़गढ़ में है।
अब पढ़ेंगे भाई जालोर के प्रमुख साके। प्रथम साका 1311 और 12 में हुआ। अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर आक्रमण किया, तब वहां के चौहान वंशी शासक कानड़ देव चौहान और उसके पुत्र वीरम देव ने वीरगति प्राप्त की। कानड़ देव की पत्नी जेतल देव ने वीरांगनाओं के साथ में यहाँ पर जोर किया। कवि पद्मनाभ द्वारा रचित कानड़ देव प्रबंध में इस साके का पूरा विस्तार से वर्णन मिलता है। अब देखो साथियों, पहले भी इस अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति था उल्गू खां। इसके यहाँ पर देखो जालोर की जो कानड़ देव चौहान का पुत्र था वीरम देव, इस वीरम देव की और अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री थी फिरोजा। अलाउद्दीन खिलजी की एक देखो लड़की थी फिरोजा, बड़ी सुंदर थी रे। ये वीरम देव भी बहुत सुंदर था, अंग्रेज था, बिल्कुल गोरा चिट्टा बालक था वीरम देव है। तो यहाँ पर देखो पहले उल्गू का क्या करता है, सोमनाथ इधर से मेवाड़ के रास्ते गुजरात जाता है और गुजरात में सोमनाथ का मंदिर था जहाँ पर बहुत सोना था, वो खूब लूटा है विदेशियों ने सोमनाथ के मंदिर को। महमूद गजनवी ने भी लूटा था, गोगा जी के साथ फिर युद्ध हुआ था। तो यहाँ पर देखो उल्गू खां इसका सेनापति यहाँ पर जा रहा था अपने सोमनाथ के मंदिर से सोना लूट कर वापिस आ रहा था, तो ये जालोर के रास्ते आ रहा था। ठीक है, उस समय क्या करता है कानड़ देव चौहान का सेनापति, इनके सैनिक है वो उसको रोक लेते हैं। उल्गू खां कह रहा है मैंने रोक क्यों किया रहते, मैंने जानो कोनी की दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति हूँ। लेकिन बेचारे उल्गू खां की हालत खराब हो जाती है, यहाँ पर भाग जाता है, जान बचाकर सोना छीन लिया जाता है ना। अलाउद्दीन खिलजी के पास जाता है, खिलजी मारियो क्यों कहीं हो रहा है, क्यों जालोर वाला अड्डा फिरगा है। अलाउद्दीन खिलजी और अति हिम्मत है क्यों, हाँ अट आया बे, अरे यहाँ पर आए सेना, कानड़ देव क्यों रहा बापूड़ा मारो मती है, संधि कर लो। कानड़ देव क्या क्या कर बचा लिए वे और संधि कर लेता है। अब संधि हो जाती है अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली के साथ। संधि में शर्त रखी गई कि भाई कानड़ देव चौहान का पुत्र वीरम देव ये कहाँ रहेगा, ये दिल्ली दरबार में रहेगा, सेवा करेगा वहां। वीरम देव क्यों मरवाया, वीरम देव को बेचारे को दिल्ली भेज दिया। अब वीरम देव का यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो जाती है। अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री फिरोजा ये देखती है रे ओ सुंदर तो चिकनू गोरो टाबर कुणे रहे, क्यों रहे ओ जालोर को राजकुमार वीरम देव है। फिरोजा बोलती है रे वीरम देव मुझे तेरे से इश्क हो गया। वीरम देव कह रहा है नहीं 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 मैं दापेड़ो हूँ काटो है, ये बख्श दिया मैंने है। ये रे ये खिलजी थे है ना, मुस्लिम थे, तो इसने मना कर दिया कि हमारे बिल्कुल दूसरी कास्ट में बिल्कुल संबंध नहीं हो सकता। अलाउद्दीन खिलजी के पास फिरोजा रोती हुई जाती है, कह कहीं हो रहा है मैं दिल्ली का सुल्तान हूँ, बता मैं पूरे भारत का बादशाह हूँ। तो फिर फिरोजा बोलती रहा इस बच्चे से शादी करवा दो मेरी, तो कह रहा क्यों टेंशन लिया बाहर करवावा। अब वीरम देव को पकड़ के फेरा में बैठा दिया जाता है, अरे शादी करवा दी। वीरम देव 2-4 दिन बेचारो कल्टो रहे और एक दिन मौको देकर भाग रह जावे पांचों राजस्थान है। ये आ जाता है भाई जालोर जान बचाकर। यहाँ पर बोलते रहे क्या हुआ कि रहा भारतीय आ हुई बट बाहर में है, फिरोजा पीछे पड़ गई कि रहा फिरोजा छोड़े को नहीं। वीरम देव आ गया, फिरोजा ने ठापड़ी कि रहा वीरम देव तो भागो। फिरोजा बोली रहा मैं उसके बिना नहीं रह सकती है, मुझे सच्चा इश्क हुआ है। तो फिरोजा सेना लेकर आती है, किसको लेने के लिए, देखो क्या सिस्टम जा रहा है आजकल लड़के जाते हैं लड़कियों को लेने, उस समय देखो फिरोजा आई थी। अब सोच सकते हो वीरम देव कितना सुंदर था। फिरोजा खुद आती है सेना लेकर, क्यों वीरम देव चाल, वीरम देव की मैं कौन चालू मैंने बख्श दिए। तो फिर कानड़ देव चौहान के पास आती है, वीरम देव तो छुप जाता है कहीं। तो कानड़ देव उसको समझा पर किसी ना किसी प्रकार से भेज देता है, तू एक बार जा, मैं वीरम देव बच्चा है उसको समझा कर वापस भेज दूंगा। तो फिरोजा बेचारी नारी थी है, बातों में आ गई, कानड़ देव की बात मानकर वापस चली जाती है। उसके बाद में इसकी दायमा थी फिरोजा की है, फिरोजा वो बोलती है फिरोजा पासी की आई कि वीरम देव तो को नहीं हो कि अच्छी सोच करी मैं ले रहा हूँ क्यों। वो दायमा सेना लेकर आती है, वीरम देव ने क्यों चाल ही कौन चाले क्यों कौन चालू, 2-4 बार पूछो क्यों मान जा क्यों मैं कौन मानू या मैंने बख्श दिया मैं कौन चालू। तो वो क्या करती है वीरम देव का सिर सिर काट देती है, गर्दन उड़ा देती है गुस्से में। फिर वीरम देव की गर्दन को लेकर दिल्ली जाती है और फिरोजा को कहती है ये ले ये वीरम देव है। फिरोजा की या ओ कहीं अन्याय करो या मार दिया गयो। फिरोजा फिर बोल इसका अंतिम संस्कार करती है वीरम देव के सिर का और खुद यमुना नदी में कूदकर आत्महत्या कर लेती है, क्यों वीरम देव मैं भी आ रही हूँ तेरे पीछे। ठीक है, तो ये लव स्टोरी थी। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी को गुस्सा आ जाता है कि मेरी पुत्री फिरोजा मारी गई रहा, किसके कारण है, इनके कारण। तो फिर सेना लेकर आता है अलाउद्दीन खिलजी 1311 और 12 में। ये भी एक मेन रीजन था, लेकिन ये तो बहुत सारे कारण थे। अलाउद्दीन खिलजी को साम्राज्य विस्तार नीति भी साम्राज्य को बढ़ाना था। ठीक है, तो ये युद्ध करते हैं और फिर मारे जाते हैं बा बेटो। हाँ, कानड़ देव की पत्नी जेतल दे जोर करती है। ठीक, अगला लिखो भाई जैसलमेर के साके, 2.5 साके हुए। प्रथम साका कब हुआ जैसलमेर का, उतारो एक बार।
जैसलमेर का प्रथम शाखा 1313 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय हुआ। महारावल मूलराज बाटी शासक कौन थे? मूलराज बाटी राजवंश के थे। इसके समय हुआ अलाउद्दीन खिलजी ने बाटी शासक रावल मूलराज को पराजित किया। तो उस समय यही पूछा जाता है शासक कौन थे? मूलराज। तो ये इतनी जानकारी मिलती है। ये हो गया भाई जैसलमेर का प्रथम। दूसरा, फिरोज शाह तुगलक के आक्रमण के समय विक्रम संवत 1390 में राव दूधा के समय हुआ। शासक कौन थे? दूसरे में दूधा, ठीक है, दूसरा शाखा। फिरोज शाह तुगलक के आक्रमण करने पर रावल दूधा और त्रिलोक सिंह के नेतृत्व में भाटी योद्धाओं ने वीरगति प्राप्त की और महिलाओं ने यहाँ पर जोर किया। तीसरा, अर्ध शाखा, ये देखो आधा शाखा है, ये एक ही अर्ध शाखा है, ये ध्यान रख लेना, ये पूछा जाता है। ये शाखा महारावल लूणकरण के शासनकाल में हुआ। शासक कौन थे? लूणकरण, 1550 में हुआ था। और इस अर्ध शाखे में जोर के लिए पर्याप्त समय न होने पर राजपूत वीरों ने अपनी मान मर्यादा को बचाने हेतु अपनी मां, बहनों, कुल वधुओं तथा रानियों और महारानियों को अपने हाथों अपनी ही तलवार से मौत के घाट उतार दिया। कहने का मतलब क्या हुआ भाई? जोर हो गया, है ना। पहले जोर होता था तो पहले पूरी व्यवस्था करनी पड़ती थी, लकड़ियां एकत्रित करनी पड़ती थी, आसपास के गांव से लकड़ियां लेकर आते थे। एक कुंड होता था, है ना, पहले ही बना दिया जाता था। इस कुंड में लकड़ियां डालते, फिर उसमें कुछ पंडित वगैरह होते हैं, वो यज्ञ वहाँ पर मंत्र वगैरह बोलते, घी डाला जाता, फिर आग जलाई जाती, फिर उसमें महिलाएं कूद जाती थी, आत्महत्या करती। ये बहुत खराब कामदार है ना, जिंदा जल जाना। तो उस समय यहाँ पर साथियों अचानक धोखा हुआ था। हुआ क्या था इस समय? यहाँ पर देखो क्या हुआ था। इस अर्ध शाखा इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें वीरू ने केसरिया बाना तो पहना, लेकिन महिलाओं ने जोर नहीं किया। ये क्या सिस्टम है? देखो जोर तो हुआ था, जोर नहीं किया। जोर तो यहाँ पर होता है लेकिन केसरिया नहीं होता है, क्योंकि ये पहले ही उनको मौत के घाट उतार देते हैं महिलाओं को। बाद में युद्ध करते हैं तो शत्रु यहाँ से भाग जाता है, तो ये पुरुष नहीं मरते हैं यहाँ पर, है ना, पुरुष जिंदा बच जाते हैं। तो ये उतारो एक बार आप। इस अर्ध शाखे के समय आक्रमणकारी अमीर अली था। ये ध्यान रख लेना भाई, आक्रमण किसने किया था? अमीर अली ने। ये देखो अमीर अली था ना, ये इस राव लूणकरण का मित्र था, ये दोस्त था। ये बोलता रहा, मैं अमीर अली बोला कि अरे लूणकरण मैं इधर से जा रहा हूँ, लूणकरण बोला रहा इधर आ जाओ, मेहमान नवाजी करते हैं, साथ में दारू वारू पियेंगे, मौज मस्ती करेंगे। तो ये यहाँ पर आ जाता है, ये तो दोस्त था। ये आ गया सेना को अंदर लेकर, इसने भरोसा कर लिया लूणकरण ने, बाद में इसने अचानक धोखा कर दिया, है ना, अचानक अंदर आ गया। अंदर तो पहले ही सेना आ गई थी, तो फिर धोखे से यहाँ पर ये आक्रमण कर देता है। तो इस प्रकार से धोखाधड़ी हुई थी। बटनेर के प्रमुख शाखे, बटनेर, बटनेर का दुर्ग कहां पर है? हनुमानगढ़ में है साथियों, ध्यान रख लेना, हनुमानगढ़ में बटनेर का दुर्ग है। प्रथम शाखा 1398 ईस्वी में तैमूर लंग ने बटनेर पर आक्रमण किया था। इस दुर्ग का शासक था दूलचंद भाटी। ये युद्ध करता हुआ वीर गति को प्राप्त होता है। तैमूर लंग ने यहाँ पर क्या किया? आक्रमण किया, विदेशी था। ये राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जिसमें हिंदू और महिला जो मुस्लिम महिला है उन्होंने एक साथ में जोर किया था। ये एकमात्र यहाँ पर प्रमाण मिलता है। एकमात्र के सवाल पूछे जाए, पहला सवाल ये बनता है कि एकमात्र दुर्ग कौन सा है जिसमें हिंदू और मुस्लिम महिलाओं ने एक साथ में जोर किया? तो ये आपका बटनेर का किला हो जाएगा, हनुमानगढ़ का। एकमात्र ऐसा दुर्ग जिसमें जल जोर हुआ था वो अपना रणथंभौर का दुर्ग था, सवाई माधोपुर में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। तो ये चीजें एकमात्र वाली आप ध्यान रख लेना जो सवाल बनते हैं। और एकमात्र दुर्ग जिसमें अडाई शाखा हुआ वो हमने पढ़ा, जैसलमेर वाला। भारत में सबसे बड़ा कत्लेआम इसी दुर्ग में तैमूर लंग के आक्रमण के समय हुआ था। कत्लेआम का मतलब क्या हुआ? बाकी जितनी भी प्रजा थी यहाँ पर दुर्ग के अंदर, अन्य स्थानीय जो लोग रहते थे जो इस दुर्ग में थे, उन सब का कत्लेआम, आसपास के लोगों का सबको मौत के घाट उतार दिया जाता है, कत्लेआम होता है। जब अकबर ने आक्रमण किया था उस समय भी देखो चित्तौड़ में भी कत्लेआम हुआ था, जितने लोग बचे थे सबको मार दिया गया था। तो इसमें क्या होता है? कत्लेआम हुआ था, सबसे बड़ा यही था कत्लेआम। अब देखो गागरोन के प्रमुख शाखे, गागरोन का दुर्ग जो एकमात्र जल दुर्ग का सबसे बड़ा अच्छा उदाहरण है, काली सिंध और आहू नदी के संगम पर है गागरोन का किला। और ये कहां पर है साथियों? ये झालावाड़ में है। गागरोनी तोते यहाँ पर पाए जाते हैं, है ना, काली सिंध और आहू नदी पर। कई बार पूछा जाता है कौन सा दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में आता है, तो गागरोन का किला है। प्रथम शाखा कब हुआ? 1425 में। गागरोन में खिंची वंश का शासक अचलदास खिंची था। यहाँ का शासक कौन था? अचलदास खिंची। अचलदास खिंचीरी वसनिका आपने पढ़ी होगी। उस समय मांडू मालवा मध्य प्रदेश के सुल्तान होशंग शाह ने गागरोन पर आक्रमण किया। इसमें अचलदास खिंची मारा गया और पत्नी उमा देव ने यहाँ पर जोर किया था।
दूसरा साका 1444 में। गागरोन के दूसरे साके के समय गागरोन का शासक पालन जी थे और महमूद खिलजी प्रथम से संघर्ष करता हुआ मारा गया और महिलाओं ने यहाँ पर जोत दिया। आक्रमण किसने किया? महमूद खिलजी ने। ठीक है। हाँ, तो इसके अंदर आक्रमण हुआ, पालन जी ये मारे जाते हैं युद्ध करते हुए, महिला यहाँ पर क्या कर लेती है? जोर कर लेती है। उतार लो 1425 और 1444। तो फाइनली साथियों राजस्थान के जो साके हैं वो कंप्लीट, टॉपिक कंप्लीट हुआ। ठीक है, नेक्स्ट अगली क्लास में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ में। धन्यवाद, जय हिंद।